नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने कहता है एमओए। अगला टॉपिक है एओई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लास्ट क्लास में हमने किया था एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और हमने बताया इसके 6 क्लॉज होते हैं। अब हम बात हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका क्लॉज नहीं होता, लेकिन ये होता है कंपनी के नियम एवं शर्तें होती हैं। नियम व शर्तें होती हैं जो कंपनी जो है आंतरिक रूप से व्यापार करने के लिए तैयार करती है। यहाँ पे कंपनी अपने रूल्स और रेगुलेशन आती हैं जिनसे बाहर कंपनी है वो कार्य नहीं करती है। ये जो कंपनी की बाउंड्री है, इससे बाहर के जो नेम वगैरह थे, जैसे नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटीज क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, इस तरह 6 क्लॉज थे, वो इसके बाहर रूप से काम करते थे। लेकिन हम यहाँ पे इसके बाहरी रूप से काम नहीं करेंगे, हम इसके अंदर रूप से जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको बनाने की बात करेंगे। तो इन्हें कहा जाता है, उनको कहा था एमओए, इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम जो बात करते हैं, एमओए जो था ना, एमओए एक दूसरा प्रलेख, इसमें संगम अनुच्छेद भी कहते हैं। इसे भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास। ये कंपनी का प्रबंध चलाने के लिए इसके नियम होते हैं, मैंने बताया था, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जो आवश्यक समझाते हैं वो बताए जाते हैं। अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेदों के नमूने दिए जाते हैं। नमूने का मतलब होता है कि जो फर्स्ट ड्यूल है, इसकी जो फर्स्ट ड्यूल है, फर्स्ट ड्यूल के अंदर ये बताया जाता है कि एमओए किस फॉर्मेट में होगा। फर्स्ट ड्यूल जो है उसके अंदर बताया जाता है कि एमओए का फॉर्मेट क्या होगा और एओ का फॉर्मेट क्या होगा। अगर कंपनी ने अपना एओ नहीं बनाया, तो कंपनी के ऊपर जो फॉर्मेट शेड्यूल 1 में बना हुआ है, फॉर्मेट नंबर 6, वो ऑटोमेटिक ही एप्लीकेबल हो जाता है। वो क्या होता है, ऑटोमेटिक ही एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो फॉर्मेट दे रखा है, ये किसी भी कंपनी के ऊपर, अगर वो कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपना नहीं बनाती है, तो इसके अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रावधान है वो किसके ऊपर, इसके ऊपर लागू हो जाते हैं। अगर कंपनी ने पार्टली कुछ नियम बना दिए, कुछ नहीं बनाई, तो जो बचा हुआ पार्ट है, उसके ऊपर इस फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट 6 जो है, इसके रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर कंप्लीटली नहीं बनाया तो कंप्लीट लागू हो जाएगा, और पार्टली नहीं तो पार्टली लागू हो जाएगा। यही बात है इसने यहाँ पे कर रखी है कि कंपनी ने अगर संगम अनुच्छेद बनाती है तो शेष के लिए सारणी 6 लागू हो जाती है, ठीक है। और अगर नहीं बनाती है तो भी कंप्लीट लागू हो जाती है, और अगर पार्टली बनाती है तो वो पार्टली लागू हो जाती है। और इसके ऊपर साइन किसके होंगे, फॉर्म एंड सिग्नेचर ऑफ आर्टिकल। जिन लोगों ने एमओए के ऊपर साइन किए थे वही लोग इसके ऊपर भी साइन करेंगे। अगला जो चीज है, बाकी इसमें कंटेंट क्या होगा, कंटेंट का हमें बताया कि इसके जो नियम होंगे, ऐसे नियम बताए जा सकते हैं जिन्हें सब्सक्राइबर उचित समझे। अधिनियम द्वारा उन्हें खुली छूट है कंपनी तथा सदस्यों के संबंध के बारे में और
कंपनी और सदस्यों के संबंध के बारे में और सदस्यों व सदस्यों के संबंध के बारे में कोई नियम बनाए जा सकते हैं। यह आवश्यक है कि नियम कंपनी अधिनियम के विपरीत न हो। यह है कि जो नियम बनाए वो कंपनी अधिनियम के विपरीत न हो और किसी लॉ की अवहेलना ना करते हो। ये यहाँ पे एक मेन बात। नियम में समय समय पर निर्धारित सभी मामलों का उल्लेख होना चाहिए। इसमें कुछ अन्य चीजें भी शामिल हो सकती हैं जो किसी कंपनी की आवश्यकता अनुसार आवश्यक हों। अनुच्छेद में विशेष रूप से बाध्यकारी प्रावधान छटनी का प्रावधान, जो रूल लगे कि हमें वो काम का नहीं है उसमें चेंज करना, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगला है एसोसिएशन ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेद के बीच संबंध क्या। इन दोनों के बीच एमओई और एओई के बीच में रिलेशनशिप क्या है। एसोसिएशन के नियम और विनियमों को हमेशा हमने जो ज्ञापन बनाया था, एमओई बनाया था, उसके अधीन माना जाता है। यानी सुपर डॉक्यूमेंट जो होता है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, वो एमओई होता है। यदि दोनों में कोई अंतर है हो तो समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मान्य होगा। अगर दोनों में कोई डिफरेंस हो तो हमारा जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है एमओयू वही लागू। दूसरी बात यह है कि एओए के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो एमओए के विरुद्ध हो या एमओ के किसी रूल्स के अवहेलना करता हो। दूसरा मैंने बताया कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बाहर कंपनी की कार्रवाई नहीं जा सकती। कौन सा, एमओए। और उस क्षेत्र के अंदर अंशधारक अपने अनुशासन के लिए जैसे नियम बना सकते हैं। संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद में एक आवश्यक भेद है। संगम ज्ञापन में ऐसी सार्वभौमिक शर्तें बताई जाती हैं जिनके आधार पर कंपनी के निगमन यानी रजिस्ट्रेशन प्राप्त होते हैं। वे ऐसी शर्तें हैं जो लेनदारों, भारी जनता तथा अंशधारकों के भले के लिए बताई जाती हैं। अनुच्छेद केवल घरेलू मामलों को संभालने के लिए बनाई जाती है। संगम ज्ञापन की कुछ शर्तें ऐसी होती है जो केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर परिवर्तन नहीं की जा सकती। दूसरी ओर अनुच्छेद केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा बदले जा सकते हैं। एमओए के अंदर जैसे नाम वगैरह चेंज करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। एओ के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेशल एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के हम उस कंपनी को चेंज कर सकती है। अगला है बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एमओए और आर्टिकल की बाइंडिंग फोर्स किस किस के ऊपर होती है। क्या कहता है, बाइंडिंग होती है बाइंडिंग ऑन मेंबर्स इन देयर रिलेशन ऑफ कंपनी। मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होती है। मेंबर्स को इसके जो रूल्स होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको मानने ही पड़ते हैं। सदस्य कंपनी के प्रति संगम ज्ञापन और अनुच्छेद के संबंध में उसी बातें होते हैं जैसे जिन्होंने इन पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे उन्होंने साइन किए हैं उसी तरह ये इन्फोर्स भी होते हैं। और यह संविदा है कि वे इनसे बाध्य होंगे। लार्ड है इसलिए ये बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद कंपनी तथा सदस्यों में से एक प्रकार की संविदा है। इनमें से एक दूसरे पे क्या होते हैं, लागू होते हैं। सदस्य के ऊपर क्या होते हैं, ये बाइंडिंग होते हैं, इनको मानना ही पड़ता है। क्या कंपनी के ऊपर भी होते हैं। अगला टॉपिक, सदस्यों के प्रति कंपनी बाध्य। क्या सदस्यों के प्रति कंपनी बाध्य होती है। जिस प्रकार सदस्य कंपनी के प्रति बाइंडिंग होते हैं उसी प्रकार कंपनी भी सदस्यों के प्रति बाध्य होती है। प्रत्येक सदस्य ये कह सकता है कि अनुच्छेदों को भंग नहीं होगा और यह निषेधता इंजेक्शन द्वारा ऐसा भंग रोक सकता है। अगर कंपनी ऐसा कुछ करती है तो वो इंजेक्शन के द्वारा यानी स्टे के द्वारा उनको रोक सकता है। पर व्यक्तियों पर बाध्य नहीं होती। पर व्यक्ति कौन होते हैं, पर व्यक्ति वो होते हैं जो कंपनी के मेंबर्स नहीं है। पर व्यक्ति वो होते हैं जो कंपनी के मेंबर नहीं है। यहाँ पे समझाया गया पर व्यक्ति हम किसको कहेंगे, हु इज आउटसाइडर। आउटसाइडर प्रवृत्ति मतलब आउटसाइडर। इसके लिए कौन होता है, प्राकृतिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य नहीं है परंतु कुछ परिस्थितियों में किसी सदस्य को भी प्रवृत्ति माना जाता है। धारा 10 कंपनी को सदस्यों के प्रति दायित्व में बांधती है परंतु सदस्य शब्द का तात्पर्य सदस्यता की हैसियत से है, सदस्य के व्यक्तित्व से नहीं। अर्थात ऐसे सभी संबंधों को अलग रखा जाता है जो सदस्य से उत्पन्न नहीं होते। यहाँ पे ये थी कि वो व्यक्ति जो कंपनी के सदस्य मेंबर जो है नहीं है वो क्या होता है, पर व्यक्ति होते हैं या आउटसाइडर होते हैं।
इसे पहले वाले में कहा था। तो प्रव्यक्तियों के प्रति ये बाध्य नहीं होती। क्या? एमओए एंड एओ के रूल्स। अगला जो था हमारा ये था संगम अनुच आर्टिकल और संगम का उद्देश्यान्तर के व्यक्तिगत हैसियत से बाध्य नहीं करना नहीं। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए जो है वो अनसदारी को व्यक्तिगत हैसियत से बाध्य नहीं करती है, कंपनी की हैसियत से बाध्य कर सकती है। किसी शेयर होल्डर ने शेयर खरीद रखे हैं तो उस शेयर के पैसे मांग सकता है, लेकिन पर्सनली रूप से नहीं। अगला है हाउ फार बाइंडिंग बिटवीन मेंबर्स। सदस्यों पर एक दूसरे के प्रति किस सीमा तक बाध्य है? किस सीमा तक अनुच्छेद सदस्यों पर एक दूसरे के प्रति बाध्य होते हैं, इस विषय पर अभी तक विधि का रूप निश्चित नहीं हो पाया। कंपनी अधिनियम सदस्यों व्यक्ति के संबंधों पर निर्धारित नहीं करता है, ये तो अनुच्छेदों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इसलिए अनुच्छेदों में सदस्यों के अधिकार तथा दायित्व बताए जाते हैं। ऐसे अधिकार तथा दायित्व एक सदस्य के द्वारा दूसरे सदस्य के प्रति लागू किए जा सकते हैं या नहीं, यह प्रश्न है। इस संबंध में लॉर्ड हेर्शल का निम्नलिखित में वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। सत्य है कि अनुच्छेदों में कंपनी तथा सदस्यों के बीच संविदाएं होती हैं और सदस्यों के बीच कोई संविधान नहीं होती, परंतु अनुच्छेद सदस्यों के पारस्परिक अधिकार अवश्य परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद उसके सदस्यों का अधिकार है वो अवश्य ही परिभाषित करते हैं। ऐसे अधिकार एक सदस्य द्वारा उसके विरुद्ध कंपनी के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष इस बात में कहा गया कि संगम ज्ञापन यानी एमओए और एओए सदस्यों के पारस्परिक संबंध के बारे में कोई संविधान नहीं होती, चाहे वे सदस्य के उन अधिकारों पर प्रयास करते हैं जो कंपनी के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं, किंतु सदस्यों को केवल ऐसे अधिकार प्रयास करते हैं जो उन्हें सदस्यों की हैसियत से कंपनी के विधि के उद्देश्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस वजह से कंपनी के एक सदस्य को कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार दूसरे सदस्य के साथ निजी झगड़े का मध्यस्थता के लिए देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, पर्सनली उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात हमने पहले की थी। तो अब तक हम दो टॉपिक कर चुके हैं, उसने हमने पिछले चैप्टर में एमओए किया था, इसके अंदर हमारा एओ कंप्लीट है। तो दोनों मेन जो टॉपिक थे इसके अंदर हमने 6 क्लास बताए थे, इसके अंदर हम बताए इसके रूल्स एंड कंडीशंस किसके लिए? कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये सारे के सारे दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कई बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। अगली क्लास में हम इसका अगला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए